तो सरफेस केमिस्ट्री के इस पार्ट में हम एक तो क्या करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का। अब इसके अंदर क्या देखोगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में, कि जो अट्रैक्ट हो रहा था उसको क्या बोलते थे हम, एडजॉर्बेट, और जो अट्रैक्ट करता उसको क्या बोलते थे, एडजॉर्बेंट। अगर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए तो उस एडजॉर्प्शन का नाम होता है भाई केमिकल एडजॉर्प्शन, समझा क्या। और अगर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहां तक समझा क्या। तो हमारे पास दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक केमिकल एडजॉर्प्शन और एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक डिफरेंस तो यही हो जाएगा केमिकल बॉन्ड वाला, कि इफ एडजॉर्बेट मेक केमिकल बॉन्ड विद एडजॉर्बेंट देन इट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। और यहां पर अगर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसके बाद, अगर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो वहां पर तुम क्या बोलते थे कि जी केमिकल चेंज हो जाएगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, या फिर दूसरी बात हम कहें तो वहां पर उस कंपाउंड को रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, मान लो आयरन के ऊपर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं, आयरन के सब्सटेंस के ऊपर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली रब कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन जब आयरन क्या करता है, हवा को और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हवा और पानी के प्रेजेंस में क्या होता है, फिर लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना। तो उस जंग को हम क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, हम उस चीज को वापस से वैसा का वैसा नहीं बना सकते। आ रही बात में कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। इससे अगले वाली क्या चीज होगी, कि जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जो चेंज इन एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या था, वंडरवाल फोर्स था, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसके कारण यहां पर एनर्जी भी 20 जूल से 40 जूल के बीच में रिलीज होगी। कहना मतलब चेंज इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर भाई 40 जूल से 400 जूल, इसके अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखोगे, कि अगर मान लो हम इस बोर्ड के ऊपर कोई चीज एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर चोक अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजीली कि इस डस्ट पार्टिकल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, आगे ऑप्शन में। लेकिन अगर मान लो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, तो आयरन के ऊपर तुमने बताया था कि जंग किसके कारण लगा था, ऑक्सीजन के कारण लगा था ना। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि नाइट्रोजन के कारण जंग लगा है। आर्यन बात में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एडजॉर्बेट होता है ना, वो क्या होता है, हाईली आइडेंटिफाई होता है, और यहाँ पर एडजॉर्बेट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इजीली उसके बारे में नहीं बता सकते कि इसकी नेचर क्या है। आई बात में सिंपल लैंग्वेज में लिख देना कि द इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वी कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, या वी कांट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ए एडजॉर्बेट। आगे ऑप्शन में इससे अगला वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंस है। आगे भाई जब ये केमिकल बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा, पहले एक डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए, इसके बाद दूसरे चौक के या फिर किसी तीसरे पार्टिकल के अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मल्टीपल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है ना, है ना। लेकिन यहाँ पर तुमने क्या देखा, देखोगे कि जब तक पार्टिकल सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक क्या लगता है, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं ना। केमिकल बॉन्ड तो तभी बनेगा जब पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। इसका मतलब है इसके अंदर सिंगल लेयर की फॉर्मेशन होती है, जबकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर की फॉर्मेशन होती है। आगे ऑप्शन में नेक्स्ट क्या कर दोगे, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर में क्या देखोगे, तुमने बताया था कि जी जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहां पर मान लो मैंने ले लिया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहां पर ले लिया टेम्परेचर,
अब तुम क्या देखते हो कि जब जितना टेम्परेचर कम होगा एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात सुनने, ठीक है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या देखोगे तुम्हें कि जी केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, हम केमिकल काइनेटिक्स की जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि केमिकल बॉन्ड बनता है जब उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो। इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे, जब उनके बीच में एनर्जी होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन कुछ लिमिट के बाद वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे असल में तो यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस x/m ग्राफ ये आएगा और यहाँ पर है ये वाला आएगा, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो जाएगा। अब इनको क्या बोलते हैं, हमें इनको बोलते हैं भाई एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कहने का मतलब ये है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आगे ऑप्शन में कर लोगे। तो इनके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन के बाद हमारा टॉपिक आता है कैटलिस्ट। तो अपने कैटलिस्ट का नाम पिछली यूनिट में भी पढ़ा था। क्या बताया था हमने कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे भाई, चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हमें कैटलिस्ट बोलते हैं। आ रही बात में, द केमिकल सब्सटेंस which change the speed of a reaction but does not take part in the chemical reaction। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन स्पीड को चेंज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये स्टडी करेंगे हम। कैटलिस्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट कौन सा होता है, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सेम फेज। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में प्रेजेंट हो। सेम फेज का मतलब ये सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड हो, ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड में हो। कहने वाले सभी की अगर स्टेट सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। एग्जांपल दिखा देता हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद होगी, जिसके अंदर हमने हाइड्रोलाइसिस किया था किसका, एस्टर का। तो यहाँ पर तुम वही एग्जांपल ले लो, CH3COO C2H5 किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में, प्लस H2O कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर एसिड लिया था वो भी कौन सी स्टेट में, वही लिक्विड स्टेट में। फिर आगे तुमने बता दिया था एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव साथ अटैच कर दोगे तो सारे के सारे किस स्टेट में आ गए, सेम फेज में आ गए ना। तो इफ reactant and a catalyst present in the same phase then it is called homogeneous। और heterogeneous क्या होता है, दूसरा टाइप कौन सा होता है भाई, हमारे पास है heterogeneous। तो डेफिनेशन तो समझ ही गए होगे कि if catalyst and a reactant present in the different phase then they are called heterogeneous catalyst। एग्जाम्पल है जो आपके 7th यूनिट में आएगा ना, वही वाला एग्जाम्पल कर लो। हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते थे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस की रिएक्ट करवा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयरन लेते हैं एज एन ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये किस स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। ये कौन सी स्टेट में हो जाएगा, गैस स्टेट में। तो जब फेज डिफरेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बोलते थे। अब कई बार आती है कि ये कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। अब सबसे पहले मान लो हेटेरोजेनियस की बात कर लें, वी एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। अब हमने कैटलिस्ट लेना क्यों पड़ा था, क्योंकि ये रिएक्टेंट कंबाइन नहीं कर रहे थे। हमारा काम तो यही है ना कि ये कंबाइन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें, इतना ही काम था, ठीक है। अब अगर हम मान लो इनको पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं कंबाइन कर रहे, तो ये सीधी सी बात है, तुम क्या देख रहे हो, गैस स्टेट में एनर्जी ज़्यादा है, दूर दूर भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, तो जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जितना अट्रैक्शन कम तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये जो कैटलिस्ट होता है ना, मेटल है, वो क्या करेगा, इन दोनों रिएक्टेंट को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे समय
एडजॉर्ब करने से दो चीजें हो जाएंगी, एक तो क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पास पास आ जाएंगे, जितने ज्यादा पास पास होंगे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा लीचेट्रल प्रिंसिपल के अनुसार भी देखें तो लीचेट्रल प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा कि यहां पर एडजॉर्प्शन होने के कारण यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो उसने क्या बोला था, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लोगे तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन किस तरफ हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी एक्सप्लेन करो, सीधा सीधा बोल देना कि व्हेन वी टेक ए कैटलिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म देन इट एडजॉर्ब द रिएक्टेंट ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू विच क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इंक्रीजेज या मोर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीचेट्रल प्रिंसिपल सीधा सीधा बोल देना, फिर जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे बात सुनने। अब हम बात करते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट की बात। होमोजेनियस में देखो क्या होता है, होमोजेनियस में जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। अब मान लो हम कहते हैं भाई तुम रिएक्शन कर लो, इन दोनों रिएक्टेंट को बोलते हैं रिएक्शन कर लो, नहीं कर रहे, क्यों, मैं भी स्टेबल, मेरे पास इतनी एनर्जी है नहीं, स्टेबल हो गया तो कि इससे मैं रिएक्शन कर सकूं। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा। कैसे? एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, सबको पता है, H पॉजिटिव आयन। वो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो दो हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और हो गया, कितना हो गया, 3। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या लगता है H2O ज्यादा स्टेबल है या H3O पॉजिटिव, H2O ना। तो सीधी सी बात है, तुमने क्या बोल दोगे कि पहले तो स्टेबल था, पहले तो रिएक्शन नहीं कर रहा था, अब तो तू अनस्टेबल हो गया, अब क्या करेगा, ये झटके से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाएंगे तब उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर देंगे। भाई ये हाइड्रोजन है, ये फिर से ऑक्सीजन क्या बोलेगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को बोलेगी कि यहाँ पर मैं आप वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोल दोगे, अगर तुम्हारे से कोई थ्योरी एक्सप्लेन करवाए तो पहले तो डेफिनेशन लिखोगे कि होमोजेनियस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं। फिर क्या लिखोगे थ्योरी में कि कैटलिस्ट रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट से क्या कर लेगा, कैटलिस्ट रिएक्ट कर लेगा एंड मेक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा भाई, अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड की, विच रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट, जो कि दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके इमीडिएटली किसकी फॉर्मेशन कर देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थे हमारे पास भाई सेकंड पार्ट। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई, रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको जो कैटलाइज कर रहा है उनको बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। सिर्फ डेफिनेशन याद करो, 3 प्रॉपर्टी याद करो, बात खत्म। 3 प्रॉपर्टी कौन सी, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यहां पर सिंपली आप क्या देखोगे, एक्टिविटी में ये एंजाइम जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव का मतलब उनकी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। समझा रहा है, लगभग 10 की पावर 18 टाइम्स तक, किसी बुक में 10 की पावर 20 लिख रखा होता है, किसी में 10 की पावर 18 लिख रखा है। तो लेकिन इससे तुम्हें मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा, 10 की पावर 18 भी कम नहीं है। ठीक है, इतने टाइम तक भी इंक्रीज कर सकता है। तो सीधा सीधा बोल देना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी
ए एंजाइम कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन अप टू 10 की पावर 18 टाइम। आगे समझ। इसके बाद है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या देखोगे, पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही शो करेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई ये एंजाइम में किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को की स्पीड को इंक्रीज कर रहा था, इसी एंजाइम को दूसरी रिएक्शन में भी यूज कर लेना। एक एंजाइम सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन ए स्पेसिफिक एक सिलेक्टिव एंजाइम सी क्या करता है, वर्क करता है। या ए एंजाइम कैन डू या कैन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ ए वर्क, ठीक है। सेलेक्टिविटी में क्या लिख दोगे, एन एंजाइम कैन परफॉर्म ओनली इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में ही परफॉर्म कर सकता है। स्पेसिफिसिटी में क्या कर दोगे कि जो एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। भाई मान लिया हम खाना खाते हैं और एंजाइम उस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी खा लेंगे वहीं डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। कई बार बोलते हो हमें एसिडिटी होगी, कभी कभी बोलते हो ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, वो क्यों? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 टर्म आएंगी। एक टर्म आएगी प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता था, प्रमोट करने वाला, ठीक है। तो जब तुम कैटलिस्ट टॉपिक को स्टडी कर रहे थे उसमें प्रमोटर नाम आएगा। प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करता है। देखो कैटलिस्ट क्या था, रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहा था। जो कैटलिस्ट की पावर इंक्रीज करते उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। लेकिन अगर कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज करते उसको क्या बोलते हैं, पॉइजनस। ये टर्म आएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास CH3COCl एसिड क्लोराइड है, इससे हमें मान लो CH3COH बनाना है, तो तुम क्या बताओगे, Cl रिमूव करो, H ऐड कर दो। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सबको पता चल गया कि जी यहाँ पर ये क्या है, रिडक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन ही होता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं एज ए प्लेटिनियम, कैटलिस्ट मान लो। लेकिन इसके साथ साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट लेते हैं एज ए पॉइजन। पॉइजन का मतलब है जो कैटलिस्ट की पावर को डिक्रीज कर दे पॉइजन, जो कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज कर दे प्रमोटर। और इसमें एक टर्म और आएगी एंजाइम में, वो है की लॉक मैकेनिज्म। की लॉक मैकेनिज्म क्या होता है, वो सिलेक्टिविटी वाली चीज है। मैंने कहा ना कि कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन में परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि एक चाबी होती है, उस चाबी से एक पर्टिकुलर टाइप का लॉक ही तो ओपन होता है। ये तो नहीं है कि उस चाबी को हर चीज हर लॉक में यूज कर सके, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर एक क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। इसके ऊपर ये एंजाइम है, इसके ऊपर क्या होती है कि एक्टिव साइट है। इसके ऊपर वही सब्ट्रैक्ट अटैच होंगे जिसकी शेप बिल्कुल इस जैसी हो। आ रही बात सुनने? तो सीधा सीधा यही वाली लाइन लिख के खत्म कर सकते हो कि की लॉक मैकेनिज्म का काम है कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक शेप की एक्टिव साइट है जिसके ऊपर उसी शेप का सब्ट्रैक्ट अटैच होगा और उसी टाइप की रिएक्शन को वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। आगे बात सुनने, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर, जो कि इस यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है।